आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान उस्मानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मिशन रोजगार के तहत बड़े स्तर पर रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आज लखनऊ में मिशन रोजगार और मिशन शक्ति का समागम देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। साथ निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 75 जनपदों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 9 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी निष्पक्ष तरीके से दी गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत अब आज एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन तमाम कड़ी कोशिशों के बावजूद भी आज हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही साथ अब एएनएम को जमीनी स्तर पर भी काम करने के लिए कहा गया है, ताकि जो प्रदेश है उससे बीमारियां खत्म हो सके और इन्फेटिलाइटिस जड़ से खत्म करने के लिए इस दौरान 2 साल का समय भी रखा गया है। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें हर चयन की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे नियुक्ति को लेकर के स्टे लगा दिया था, लेकिन अब आज सभी एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान जब एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया गया तो उस दौरान एएनएम की जो हौसले थे वो किस तरीके से बुलंद नजर आए? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री किसी भी अधिकारी को या किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी चयन होने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देते हैं तो निश्चित रूप से मुस्कान उत्साह होता है। उत्साह एएनएम पे जो कार्यकर्ताओं जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए हैं 7,182 कुल यहाँ पर पद थे। उसके बाद यहाँ पर आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो जो लोग नियुक्ति पत्र उनके हाथ से पाए हैं उनकी खुशी बता रही थी कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर नियुक्तियाँ मिली हैं और नियुक्ति के मिलने के बाद वो नियुक्ति दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साह दोगुना होता है, क्योंकि जब लंबे संघर्ष के बाद जीत हासिल होती है तो उसकी खुशी, और मुख्यमंत्री स्वयं इस पत्रों को दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र को दे रहे हैं, ये अलग खुशी होती है मुस्कान। और चूँकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जिसमें हमेशा जद्दोजहद रहती है, हमेशा संघर्ष रहता है, हमेशा मेहनत रहती है, चाहे वो कोरोना महामारी रही हो, चाहे संक्रामक बीमारी हो या जो भी हो। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में हमेशा से जद्दोजहद और संघर्ष रहता है, और जब वहाँ पर लोग नियुक्ति पाते हैं मुख्यमंत्री के हाथों तो निश्चित रूप से उत्साह बेहतर होता है। और यहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद यहाँ नियुक्ति पाई है तो निश्चित रूप से उत्साह यहाँ पर देखने वाला यहाँ मुस्कान। और इसके नियुक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री तमाम जो गोल हैं, जो तमाम जो लक्ष्य हैं वो भी यहाँ पर साधे हैं, जिसमें खास तौर से कहा गया है कि
कि इन्फेलाइटिस को 2 से 3 साल के अंदर खत्म करना है। देखिए गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि कोरोना काल में जो डॉक्टर्स थे, जो हमारे लगातार जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे थे, चाहे वो एएनएम हो, उन्होंने लगातार लोगों को सुरक्षा दी है, लगातार लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना में यूपी के मॉडल को देश के साथ ही विदेशों में भी सराहा गया है। तो आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो उनका जो हौसला है वो किस तरीके से बढ़ाया और क्या कुछ सीख देते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ सभी एएनएम को? देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात है कोरोना जैसी महामारी में देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य में उसको नियंत्रित करना। मुख्यमंत्री ने पहले 11 टीम बनाई थी, टीम 11 बनाई थी, उसका टीम 9 बनाई। लगातार वो कोरोना को रोकने के लिए अग्रणी भूमिका में रहे। हमने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री राशन योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री राशन योजना की बात करें, ये तो राशन की बात हो गई। इसके अलावा हमने देखा है स्वास्थ्य महकमे को लेकर दुरुस्त करते हुए, तमाम तरह की नीति बताते हुए और तमाम तरह के समय समय पर निर्देशन देते हुए हमने देखा था आए दिन मुख्यमंत्री के पत्र जारी होते थे निर्देश को लेकर। तो कहीं अग्रणी भूमिका वहाँ निभाई थी। और निश्चित रूप से अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर डॉक्टर की और जो एएनएम होते थे, जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, जो सर्वेंट है पब्लिक के लिए, जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल लेते इस दौरान, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको बता दें 11,000 से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं उनकी जान कोरोना की महामारी में गई है। उत्तर प्रदेश में से पीछे नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों संख्या में डॉक्टरों की जान यहाँ पर गई है, जो मरीजों की जान बताते बताते उन्होंने अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर आहुति दे दी है। तो कहीं ना कहीं उनके जो एक त्याग है, ना उसको बुलाया जा सकता है, ना इन स्वास्थ्य वर्करों के उस मेहनत को बुलाया जा सकता है जो उन्होंने कोरोना महामारी के समय की मुस्कान। और यहाँ पर जो एएनएम भर्ती की गई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर कहा है कि आप लोगों की भूमिका अग्रणी रही है। कोरोना महामारी में भी आपने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मॉडल सबसे आगे रहा है। हमने बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन भी कराया, बड़ी संख्या में लोगों की हमें जान भी बचाई और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य जो महकमा है उसके साथ एकजुट होकर काम करते नजर आए, जिसका यहाँ पर परिणाम हमको ये मिला है कि उतनी ज़्यादा मौतें इस कोरोना महामारी में नहीं हो पाई जितनी हो रही थी। कि हमने देखा है पूरा विश्व परिदृश्य हमने देखा था कि बड़े बड़े देश जिनके साथ अत्याधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था इनके पास उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद वहाँ पर लगातार मौत का नंगा नाच वहाँ पर हो रहा था, तांडव हो रहा था, स्पर्श कर रहा था कि इस महामारी में कोई अपने आप को बचाने में इतना सक्षम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए गौरव, आज जिस तरीके से लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस को लेकर एक लक्ष्य रखा है कि 2 साल के अंदर इसको यूपी से पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को जारी किए गए हैं, या आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से उसके खात्मे के लिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं? देखिए मुस्कान, एन्फिलाइटिस की यहाँ पर जो बीमारी होती है ये बहुत इस समय पसर रही है और इसको हमने देखा है। गोरखपुर की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे अन्य हम जिलों की बात करें, लगातार एन्फिलाइटिस का कहर हमने देखा है और बड़ी संख्या में लोगों ने जान भी गंवाई। तो निश्चित रूप से हमारे देश में समय समय पर तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, चाहे टीबी को लेकर हो, चाहे पोलियो को लेकर हो। फिलहाल मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एन्फिलाइटिस को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा है स्वास्थ्य महकमे के साथ पूरा विचार विमर्श के साथ नीति बनाई जाएगी, किस तरह 2 से 3 साल का एक लक्ष्य लेकर हम एन्फिलाइटिस खत्म करेंगे, क्योंकि एन्फिलाइटिस खत्म करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मुस्कान, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी बरसात आ रही है, बरसात के दौरान संक्रामक रोग भी फैलते हैं, उसको लेकर भी नीति बननी चाहिए, किस तरह हम डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारी है उनसे आम जनता को बचा सकें। छिड़काव करना भी जरूरी है और तुरंत यहाँ पर पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते हैं उनको डेंगू हुआ है कि मलेरिया हुआ है। क्योंकि डेंगू में जब बीमारी होती है तो लगातार प्लेटलेट्स गिरती चली जाती है, उस समय पहचान करना बहुत आवश्यक होता है और कई बार प्लेटलेट्स जब बहुत कम हो जाती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर तमाम तरह की जो है उन्होंने निर्देश उन्होंने दिए हैं, चाहे संक्रामक बीमारी को लेकर हो, एन्फिलाइटिस को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 से 3 साल के अंदर इसको हम बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल ठीक है गौरव, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है आज उन्होंने एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए जो इंसेफेलाइटिस है उसको जड़ से खत्म करने के लिए 2 साल का समय भी निर्धारित किया है। तो वहीं सीतापुर में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। इन 2 दिवसीय शिविर के लिए नैमिषारण्य की धरती समाजवादी पार्टी ने झंडे, बैनर और होर्डिंग से पट गई हैं।
इस प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो इस प्रशिक्षण शिविर में विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारी के कई दौर की बैठक कर प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में ताकत पूरी तरीके से झोंकी जाएगी। तो अखिलेश यादव नामिशारण में 2024 के चुनाव का आगाज करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल नामिशारण में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। तो वहीं पहले दिन की कमान राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के हाथ में है, जहां वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसके बाद इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। तो वहीं कल अखिलेश यादव यानी कि 10 तारीख को इस प्रशिक्षण शिविर का जब आखिरी दिन होगा, तो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ ही जो पदाधिकारी हैं उनको जीत का मंत्र देते हुए जो आगामी चुनाव की रणनीति है उस पर भी बातचीत करते हुए अपने विचारों को रखते हुए नजर आएंगे। तो सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, नैमिषारण की जगह को चुना गया है जहां पर अखिलेश यादव का आज प्रशिक्षण शिविर देखने को मिल रहा है और आज पहले दिन की कमान राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के हाथ में है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान वो कौन कौन सी अहम चीजें हैं विभांशु, जिस पर सपा का पूरा फोकस रहेगा? जय मुस्कान, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपने 2 दिवसीय शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर गुरु मंत्र तमाम नेताओं के किया जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला किया जाए और बूथों पर कैसे मजबूत हुआ जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं गुरु मंत्र देते हुए नजर आए। साफ तौर से अगर देखा जाए तो सपा नैमिषारण से अपने इस अभियान की शुरुआत करके कहीं ना कहीं अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का परिचय देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 4 धाम की यात्रा के बाद अगर नैमिषारण इंसान जाता है, नैमिषारण अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जाता है तो वहां से 4 धाम की यात्रा सफल होती है। ठीक उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व का परिचय देते हुए अब चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन देखिए विभांशु, ये भी अब लगातार कहा जा रहा है कि जब लगातार समाजवादी की एक दिग्गज नेता ये बयान देते हैं, रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हिंदुओं का विरोध झेलना पड़ता है। तो अब उन्हीं हिंदुओं को पक्ष में करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, जो तमाम दिग्गज नेता है, वो मंदिर पहुंच रहे हैं, धार्मिक स्थली पहुंच रहे हैं, ताकि जो उन पर यह आरोप लगता है कि MY फैक्टर्स वाली वो पार्टी है, उसको हटाने के लिए अखिलेश यादव ये सभी हथकंडे अपना रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में रामचरितमानस विवाद हुआ और हाल फिलहाल में सपा के तमाम नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए, जिसके बाद ये कि डैमेज कंट्रोल के तौर पर राजनीति के जानकारों के मुताबिक कहा जा रहा है। अगर बात की जाए शिविर में साफ तौर से मुस्कान, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तमाम जो पदाधिकारी हो, या जिलाध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो या पूर्व के विधान परिषद के सदस्य हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जो भी सपा से पूर्व में कहीं ना कहीं नेतृत्व रखा है, कहीं ना कहीं वो जनता से चुनकर आया है पूर्व में, उनको भी इस कहीं ना कहीं शिविर में लाया गया है। और हर एक कोनों से कहीं ना कहीं सपा जो अपना एक लेके चली है कि हम 50 सीट उत्तर प्रदेश में से जीतेंगे। 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है, लगभग 80 सीट है और 50 सीट सपा अपने पाले में करने के मकसद से ये शिविर का आयोजन कर रही है। और आज शिवपाल यादव अपने बयान में साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि हम किसी भी विपक्ष के दलों से मिलकर और भाजपा की जो रोकने की लड़ाई है, भाजपा को जो केंद्र सरकार में सरकार न बनने देने की चाहत सपा लेके उतरी है, उसपे हम किसी से गठबंधन कर देंगे। लेकिन देखिए विभांशु, जो जानकार है राजनीति के, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल केंद्र में विपक्षी पार्टियों की सरकार बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस बार की जनता जो है वो केंद्र में किसी तरीके की खिचड़ी नहीं बनाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के पास तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्षी दलों के पास अभी तक ना तो कोई चेहरा है और सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रचार कर रही हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा, लेकिन हाल फिलहाल में तमाम नेताओं का ये बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री चेहरा था। प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर हो रहा है और इस बात को याद दिलाते हुए नजर आ रहा है कि 2013 में से पहले
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर आए थे? ठीक वैसे ही विपक्ष का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम तमाम विपक्षी दल मिलकर और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहीं ना कहीं रखेंगे। अभी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस यूपीए और भाजपा अपने एनडीए अलायंस के साथ चुनावी मैदान में है और तीसरे मोर्चे की अटकलें लगाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में ये सब साफ हो जाएगा, मगर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तमाम विपक्षी दल अपने अपने फैसले से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विभांशु कि वो दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि 12 जून को एक बार जब पटना में सभी तमाम दिग्गज नेता इकट्ठे होंगे, बैठक करेंगे, जो तस्वीरें सामने आएगी उससे कहीं ना कहीं 2024 से पहले की एक जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। विभांशु जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर में आने वाले 12 जून को नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बिहार है, उनकी अगुवाई में एक बड़ी विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक से आशंका लगाया जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा होगी। साफ तौर से अगर देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दल बीएसपी की सुप्रीमो सुश्री मायावती को छोड़कर देश के तमाम दलों के नेता मौजूद होंगे। चाहे बात की जाए तमिलनाडु से एमके स्टैलिन की, चाहे बात करें झारखंड से हेमंत सोरेन की, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, ये तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, वो सब एक मंच पर आकर और 2024 की लड़ाई के लिए एक चर्चा करेंगे। और अगर बात करें तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में अपने अभियान, अपने कार्यक्रम चला रहे हैं और इसके बाद से आने वाले दिनों में कैसे विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे, इसको लेकर एक छोटा रूप भी देखने को मंच पर मिलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि विभांशु लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या ने यूपी पुलिस की सुरक्षा के खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब इस हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। हत्याकांड के तार अब नेपाल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के माफिया अशरफ ने संजीव जीवा की हत्या कराई है। हत्या करने के लिए माफिया ने शूटर विजय को 20 लाख रुपए की सुपारी तक दी थी। तो जो हत्याकांड लखनऊ में हुआ, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, अब उस हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ रहा है और संजीव जीवा हत्याकांड के तार अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड का आरोपी, जिसकी तस्वीरें प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है, विजय, इसको 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। तो संजीव जीवा हत्याकांड पे लगातार जो नए मोड़ है वो सामने आ रहे हैं। हर दिन, हर बीतते नए दिन के साथ ही एक नई कड़ी खुल रही है, एक नई कड़ी जुड़ रही है। तो वहीं अब आज के इस दिन में जो संजीव जीवा हत्याकांड के तार है वो नेपाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इस हत्याकांड की जो तार है उसका कनेक्शन नेपाल से भी है। तो सीधा रुख करते हैं कलीम का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, हर एक बीतते दिन के साथ साथ संजीव जीवा हत्याकांड पर नई कड़ियां खुल रही हैं और नई कड़ियां जुड़ भी रही हैं। अब ऐसे में संजीव जीवा हत्याकांड का कहा जा रहा है कि नेपाल कनेक्शन भी है। किस तरीके से पता चल पाया पुलिस को कि आखिर इस पूरे हत्याकांड का कनेक्शन नेपाल से है? देखिए, जिस तरीके से विजय ने कोर्ट परिसर के अंदर दिन दहाड़े संजीव जीवा को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतारा था, इसके बाद जिस तरीके से उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई, तो पूछताछ में जो बताया जा रहा है कि नेपाल में पूरी डीलिंग हुई थी और नेपाल में इसको जो है एडवांस दिया गया था। लेकिन अगर हम इसी मामले में पुलिस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि जो शूटर है, शूटर से जो डीलिंग की पूरी बातचीत हुई है वो पूरी वारदात मुंबई में की गई है, क्योंकि ये पूरी घटना की साजिश मुंबई में रची गई है। जबकि पुलिस ने इस मामले में दावा किया है कि ये पूरी घटना नेपाल से जुड़ी हुई है और जो नेपाल में जो बदमाश है अशरफ, उसके द्वारा इस मामले की सुपारी दी गई थी, जो कि सुपारी की रकम बताई जा रही है 20 लाख रुपए। लेकिन अगर इस मामले में हम पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें कहा जा रहा है कि संजीव जीवा की हत्या में करोड़ों की डीलिंग हुई थी, जिसमें एक मोटी रकम विजय को दी गई थी। और विजय को जिस तरीके से मुंबई से वो लखनऊ पहुंचा था, तो लखनऊ में उसको एक अनजान व्यक्ति ने पूरा सपोर्ट किया था, अनजान व्यक्ति ने उसको ठहराया, पूरी रेकी कराई और इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके साथ ही टारगेट को किस तरीके से उड़ाना है, इस मामले की भी पूरी तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही उसको लखनऊ के कोर्ट में जब पहुंचाया गया था, उस दौरान उसको जो है ड्रेस मुहैया कराई गई थी।
तो इस तरीके से जो तार नेपाल से लेकर के मुंबई तक जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि कल जब उसको जेल भेजा जा रहा था तो जेल भेजने के दौरान जो भी पूछताछ में सामने आया है वो ये बताया गया है कि जो जेल में जहां पर संजीव जीवा बंद था वहां पर एक साथी है अतीक, जो कि जिसके विषय पर इस मामले को सुपारी दी गई थी, क्योंकि अतीक का भाई जो अशरफ बताया जा रहा है, जो नेपाल में रहना बताया जा रहा है, वहाँ नेपाल के काठमांडू से ये जो घटना बताई जा रही है। लेकिन जो सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों की कहानी कुछ और जा रही है, क्योंकि सूत्रों के द्वारा ये पूरा कनेक्शन मुंबई से जुड़ रहा है कि नेपाल से मुंबई टू औरैया और औरैया से लखनऊ, ये पूरा कनेक्शन अब आपस में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। लेकिन इतना लंबा कनेक्शन जुड़ जाता है, लोग आपस में मिलते हैं, पैसे का आदान प्रदान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को सूचना तक नहीं लगती है, पुलिस को इनपुट तक नहीं होता है कि इतना बड़ा हत्याकांड लखनऊ में अंजाम दिया जाने वाला है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पुलिस एक अभियान चलाने का जो दावा करती है कि होटलों में कौन रुका हुआ है, कौन संदिग्ध रुका हुआ है, किस तरीके से उसके पास हथियार है या नहीं है, क्या उसका वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ, या उसके पास आइडेंटिटी है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं। क्योंकि अगर वो लखनऊ में आया था तो लखनऊ में कहाँ ठहरा था, अभी तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। दूसरा खुलासा पुलिस अब तक ये नहीं कर पाई है कि आखिर उसका जो यहाँ पर रहकर सहयोग कर रहा था, जो पूरी रेकी करा रहा था, जो पूरी मुखबरी कर रहा था, कि आखिर संजीव जीवा किस समय कोर्ट पहुंचेगा, किस समय जेल से निकलेगा, या किस समय वो कटघरे में पहुंचेगा, इन सभी मामलों की जो रेकी कर रहा था। और इससे बड़ी बात, जब कोर्ट परिसर में उसको पहुंचाया गया, उस दौरान उसको जो वकील की ड्रेस पहनाई गई, तो उस दौरान जो उसके साथ साथी था वो साथी कौन था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरीके से टारगेट को एकदम करीब पहुंच करके उसके ऊपर एकाएक फायरिंग करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से चारबाग से लेकर के कोर्ट तक की जो कैमरे खंगाले गए, उन कैमरों में कई चीजें ये देखी गई कि काफी कैमरे वहां पर बंद मिले। तो आखिर जो कैमरे बंद थे, जो ITMS कैमरे लगाए गए, जो CCTV लगाए गए हैं, जिससे कहा जा रहा था कि अपराध पर अंकुश लगेगा और बदमाशों को इसमें जो चिन्हित किया जाएगा, तो आखिर अब तक इसके दूसरे साथी तक पुलिस नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया विजय यादव ने, विजय यादव कोई शार्प शूटर नहीं है, इसके ऊपर अभी तक किसी तरह का हत्या का मुकदमा नहीं था। ये पहला हत्या का मुकदमा आया, वो भी संजीव जीवा का। और इस मामले में जो अब तक पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए इसके पीछे वजह थी पैसा, पैसों को लेकर के हत्या को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए कलीम में देखा जाए तो किस तरीके से जो यूपी के जो बच्चे हैं या यूं कहे कि लड़के हैं, कहीं ना कहीं ने पैसे का झांसा दे करके अपराध की दुनिया में झोंका जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आखिर पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर कहा जाता है, लेकिन उसकी भी पोल खुल चुकी है और शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन बच्चों को अपराध से रोकने के लिए जो यूपी की सरकार है, जो यूपी की पुलिस, आखिर वो कितनी सक्रिय है? देखिए, सक्रियता तो साफ इस घटना से साफ जाहिर है कि पुलिस कितनी सक्रिय है मुस्कान जी, क्योंकि जिस तरीके से एक ये युवा है, युवा होने के साथ साथ जिस तरीके से इसको पैसों का लालच दिया गया, उन पैसों के लालच में इसने जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से अभी तक इस मामले में बताया है कि जो विजय है उसने ये कबूला है कि 20 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी, लेकिन जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें करोड़ों की डीलिंग हुई थी। क्योंकि अब एक सवाल सभी के दिमाग में है, वो सवाल भी हम कहना चाहेंगे मुस्कान जी, वो सवाल ये है कि जो संजीव जीवा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश है, जिसके इर्द गिर्द कोई बदमाश नहीं पहुंचता था, उसके पास पहुंच करके ये एक नॉर्मल युवक जिसके ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास खास नहीं, किसी के को जो है शूट करने का अभी तक इसके ऊपर मुकदमा नहीं, हत्या का मुकदमा है, वो शख्स पहुंचता है और उसको टारगेट करके उसकी हत्या कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से उसने एकाएक उसके शरीर पर 6 गोलियां चलाई, जिसमें कई गोलियां उसके शरीर से पार हो गई, तो इससे साफ जाहिर है कि उसको पहले ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग देने के बाद उसको इस काम के लिए चुना गया। क्योंकि अब इस मामले में जिस तरह से पुलिस कह रही है कि इस मामले को लेकर आसपास बदमाश दिखते तक नहीं थे, वहां पर एक आम सा युवक पहुंचता है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और संजीव जीवा जैसे कुख्यात अपराधी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या पूछताछ में कलीम ये निकल के सामने आ रहा है कि विजय जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्या वो जानता था कि आखिर विजय जीवा कौन है जिसे वो मारने जा रहा है?
देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अभी तक पुलिस के द्वारा बताया गया है, पुलिस के द्वारा यही बताया गया कि जीवा की और विजय की किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। जीवा को केवल उसकी फोटो दिखाई गई, जो विजय है उसको जीवा की फोटो दिखाई गई थी। फोटो के आधार पर उसको जो इस घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही जो उसको रुपए दिए गए थे, और जिस तरीके से अभी जो पुलिस एक दावा कर रही है कि जो विजय है उसको केवल 5,000 रुपए और रिवॉल्वर दी गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 5,000 रुपए के लिए इतने बड़े कुख्यात बदमाश के पास अपनी जान जोखिम में डालकर एक युवा पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि ये आम आदमी है, आम आदमी होने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक जो मुकदमे हैं वो एकदम छोटी धाराओं में के मुकदमे हैं। पहला मुकदमा इसके ऊपर जो गया है वो 302 का। फिलहाल इस तरीके का आदमी वहां तक पहुंचता है और 5,000 रुपए के पीछे हत्या करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि 20 लाख की जो डीलिंग हुई। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। आगरा के कारोबारी से 3 पुलिसकर्मियों ने 50 किलो चांदी लूटी थी। वहीं इस मामले में कानपुर देहात के भोगनीपुर इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही ही लुटेरे निकले हैं। कानपुर देहात और औरैया पुलिस जनपद की पुलिस ने देर रात इंस्पेक्टर के आवास पर छापेमारी कर चांदी भी बरामद कर ली है। औरैया पुलिस इंस्पेक्टर और दारोगा को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई है। वहीं हेड कांस्टेबल मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। बता दें कि 3 दिन पहले आगरा के व्यापारी मनीष सोनी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लूट हुई थी। जांच में कानपुर देहात के पुलिसकर्मी ही लुटेरे निकले हैं। वहीं एसपी बीपीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मी के निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आखिर पुलिस ही चोर कैसे बन गई, अब ये सवाल प्रदेश की जनता के मन में भी है, क्योंकि भोगनीपुर इंस्पेक्टर के दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर के साथ ही दारोगा और एक अन्य पुलिसकर्मी पर चोरी के आरोप लगाए गए हैं, जहां एक पुलिसकर्मी के साथ ही एक अन्य दारोगा तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक जो पुलिसकर्मी है वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। ये बुधवार की सुबह इस तरह का एक इंसिडेंट औरैया में जानकारी में आया था, जहां कुछ व्यापारी एक्सप्रेसवे के माध्यम से बांदा से चलकर आगरा जा रहे थे और इनसे वहाँ पर कुछ बदमाशों द्वारा गाड़ी रोकी गई और साथ में उसमें कुछ पुलिस वर्दी में भी लोग थे और चेकिंग के नाम पर इनके पास जो चांदी थी वो बलात् ले ली गई। इसके बाद एसपी ने जैसी जानकारी में आया तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया और अलग अलग तरह की टीम्स बनाई गई जो हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट कर रही थी। इस टीम को सफलता मिली है, एसपी औरैया की टीम को, और आज देर रात और सुबह इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपने ये बयान सुना जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो कानपुर देहात के पुलिसकर्मी हैं उन पर चोरी के इल्जाम लगाए हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों को तो ये कहा जाता है कि वो कानून की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और वो आम जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और अगर ऐसे में ही पुलिस चोर बन जाएगी तो आखिर जनता मदद की गुहार लगाने किसके पास जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खाकी को शर्मसार कर देने वाला पूरा मामला है, जहां पर 50 किलो चांदी की चोरी हो जाती है, जिसको लेकर क्या पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है कि भोगनीपुर इंस्पेक्टर और दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीधा रुख करते हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी लखनऊ से जो सागर है वो जुड़ चुके हैं, तो वही कानपुर से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल, ये पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां पर जो चोर पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आज पूरी जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं खाकी को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, क्योंकि 50 किलो जो चांदी की चोरी का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगता है और वो आरोप सच भी होता है। ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ अनिल? कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी अपने न्याय की गुहार किसके समक्ष जाकर रखेगा। जी बता दूं कि बुधवार देर रात का प्रकरण है। लगभग 2:30 बजे की घटना है कि एक व्यापारी परिवार था जो कि आगरा के रहने वाले थे और बांदा से आगरा जा रहे थे, लेकिन औरैया में ही लगभग 6 लोग थे। प्राइवेट गाड़ी थी जो स्कॉर्पियो थी, उस 6 लोगों में
3 पुलिसकर्मी थे और 3 अननोन पर्सन थे। तीनों लोग 6 लोगों ने व्यापारी की गाड़ी रुकवाते हैं। गाड़ी रुकवाने के चेकिंग के नाम पर उनको सबको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उनके जो गाड़ी में 50 किलो चांदी मिलती है। 50 किलो चांदी मिलने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी में सारा सामान रख लेते हैं। साथ ही जो ड्राइवर रहता है गाड़ी का उसको भी अपने साथ बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद में सभी और लोगों को छोड़ दिया जाता है कि आप लोग जा सकते हैं। हालांकि वो लोग इतना भयभीत हो गए थे कि वो पास ही औरैया जाते हैं। औरैया थाने में जाके, क्योंकि जो क्षेत्र था औरैया जनपद लग रहा था, औरैया जनपद के तहत उन्होंने जाके औरैया थाने में एफआईआर लिखी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने तुरंत उस पर मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। और जब 2.5 घंटे बाद जब उनका जो ड्राइवर है उसको भी छोड़ दिया गया, जब व्यापारी औरैया आया है तो उसने सारी चीजों को बताया है। बताने के बाद जब पुलिस ने एक टीम गठित कर दी थी, अब टीम गठित करने के बाद जगह जगह पे इसकी छापेमारी की जा रही थी। और उसके बाद कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए। एविडेंस में जो टोल पे कैमरेज लगे थे, जो भी और भी जगह पे जो कैमरा लगे थे, उन कैमरों को खंगाला गया। कैमरों में खंगाला गया तो पाया गया कि कोई प्राइवेट गाड़ी है जो स्कॉर्पियो है। जब पूरी तरीके से इसकी विवेचना की गई, जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि जो गाड़ी है वो भोगनीपुर, जिसमें गाड़ी के अंदर भोगनीपुर इंस्पेक्टर और साथ ही दरोगा और एक हेड कांस्टेबल जो उनका खाम खास था वो बैठा हुआ था। जब इसकी पूरी जानकारी हुई, जानकारी की मिलने करने के बाद और यह एसपी ने कानपुर एडीजी से संपर्क किया। एडीजी संपर्क करने के बाद संपूर्ण प्रकरण की जानकारी, प्रकरण की जानकारी के बाद एडीजी ने तुरंत तत्कालीन इस पे एक्शन लेने की बात की। एक्शन लेने के बाद में औरैया पुलिस और कानपुर देहात पुलिस का संयुक्त एक छापेमारी हुई। छापेमारी में जो सरकारी आवास था इंस्पेक्टर का, उस पर छापेमारी की गई, जिसमें जो भी लूट का माल था वो बरामद किया गया। बरामद करने के बाद ठीक है, बिल्कुल अनिल, ये पूरी वारदात का तो खुलासा हो गया। लेकिन अब सीधा सागर का मैं रुख करूंगी। देखिए सागर, अभी अनिल ने पूरी वारदात को एक एक करके दर्शकों तक पहुंचाया कि कैसे ये पूरी वारदात हुई, किस तरीके से आरोपी पुलिसकर्मियों तक जो है पुलिस पहुंची। लेकिन अभी जिस तरीके से अनिल ने जिक्र किया कि अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो आखिर जो जनता है वो किसके पास जाए। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की वारदात को पुलिस ने अंजाम दिया है तो पुलिस के हौसले तो बुलंद है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या जो कानपुर देहात की पुलिस है, क्या इससे पहले भी किसी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुकी है या ये पहली बार था इनका? जी मुस्कान, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस का एक स्लोगन है, संकल्प हमारा सुरक्षा आपकी। तो ये ना इसमें संकल्प दिखा ना सुरक्षा दिखी। और आपको बता दूं, बीते 6 महीने के अंदर कुछ 5 ऐसी वारदातें हुई जिसमें कानपुर पुलिस शर्मसार हुई है, जिसमें एक दरोगा और इंस्पेक्टर मिलके लूट कर देते हैं कहीं, तो कहीं एक सिपाही जो होता है वो साइबर सेल को हैक करके चला रहा होता है, तो कहीं जो है 2 सिपाही महिला के घर घुस जाते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं, और कहीं एक सिपाही जो है ट्रेन के अंदर एक महिला से बदतमीज़ी करता है। तो 5 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें पुलिस एक बार फिर से शर्मसार हुई। जाहिर सी बात है, एक सुरक्षा करने वाला हाथ अगर खुद ही लूट करे तो क्या बात रही। एक बानगी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की, कानपुर पुलिस की, तो ना बिल्कुल किसी का डर ना किसी का भय। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो इंस्पेक्टर हैं उनको उनका ही दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मुखबिर की सूचना ये थी कि कहीं ना कहीं एक क्रेटा कार आ रही है और उसमें एक सर्राफ है जो है बिना पर्ची के, बिना बिल के चांदी ला रहा है, और उन्हें लगा कि ये बिना पर्ची बिना बिल के चांदी ला रहा है तो उनसे लूट कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये एफआईआर नहीं करवाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था उनका दाव ही उल्टा पड़ जाएगा। उस सर्राफ ने पूरे चांदी के पर्चे दिखाए, बिल दिखाए, तमाम चीज़ें दिखा के अगले ही दिन औरैया कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। घटना की सूचना जो है तेजतर्रार एसपी औरैया चारू निगम को पड़ती है, तो वो यहाँ से एडीजी कानपुर जोन को सूचना देती है। इसमें मदद करते हैं जो टीएस मूर्ति हैं, एसपी कानपुर देहात हैं, वो मदद करते हैं। इनकी टीम जो रात में दबिश देती है। उसके बाद घटना का एक बड़ा खुलासा सामने आता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं। पुलिस ने छापेमारी की और इंस्पेक्टर के सरकारी आवास से 50 किलो सोना बरामद किया। बहुत शर्मसार घटना है मुस्कान, और मैं देखता हूं कि बहुत शर्मसार ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल सागर, जाहिर सी बात है कि जो खाकी को शर्मसार कर देने वाली खबर है और कहीं ना कहीं खाकी इस पूरी खबर सामने आने के बाद से कलंकित हुई है। लेकिन जिस तरीके से अनिल इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक पुलिसकर्मी फिलहाल फरार हो गया मौके से, जितनी जानकारी लगातार हम तक पहुंची है। तो उस एक फरार पुलिसकर्मी को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है अनिल फिलहाल?
जी बिल्कुल, अभी जब हमने एडीजी से बात करने का प्रयास किया तो एडीजी तरफ से बताया गया है कि तीनों लोग की गिरफ्तारी कर ली गई है, साथ ही 3 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। हालांकि एडीजी ने कहा है कि संपूर्ण प्रकरण का जो है हो सकता है शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को आप लोगों से अवगत कराया जाएगा। तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से घटनाएं बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनका विशेष करके एक जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करने के तहत एक बात कही थी और जिस हिसाब से लगातार सरकार इस तरह के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस हिसाब से एक बड़ा प्रकरण कानपुर देहात और औरैया में देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने तो जैसे ही पुलिस को इस संपूर्ण प्रकरण के मामले की जांच पता चला है, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तुरंत छापेमारी की है। छापेमारी करने के बाद कहीं न कहीं आरोपियों को पकड़ा है। तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि देखिए पुलिस का इनपुट मिला कि जो चांदी है वो बिना बिल के लाई जा रही है। जब कोई बड़ा अपराध होता है तब आखिर पुलिस का इनपुट कहा जाता है, जब वाकई में इनपुट की नीड होती है। जीवा हत्याकांड में पुलिस का इनपुट काम नहीं किया, अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस का इनपुट काम नहीं किया, लेकिन जब पुलिस को चोर बनना था तो पुलिस का इनपुट एकदम सटीक काम करता है। जी देखिए, आपको बता दूं मुस्कान की एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी जो है हत्याओं के मामले में जो कि कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है। दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस का मुखबिर तंत्र कहीं ना कहीं काम तो सटीक किया, लेकिन जो थानेदार ने दाव लगाया था वो बेहद ही उल्टा पड़ गया। उसे क्या पता था कि उसने जो लूट की है उसकी लूट का अंजाम जो है एफआईआर में बदलेगा और एफआईआर में बदलने के बाद उसकी वर्दी दागदार होगी और यूपी पुलिस की वर्दी दागदार होगी। मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की वर्दी दागदार हुई है। इस यूपी पुलिस में बेहद ही काबिल अफसर हैं जिन्होंने कई पराक्रम हासिल किए हैं, कई परमवीर चक्र से सम्मानित भी लोग हैं, कई ऐसे वीरता चक्र से भी सम्मानित लोग हैं जिनके वजह से हमें यूपी पुलिस पे गर्व होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी बात आपको बता दूं मुस्कान की, अगर ऐसे पुलिस वालों को लोग देखेंगे तो वो शर्मसार से अपनी आंखें मोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी पे लोगों को भरोसा होता है, एक भरोसा जताता है। एक आम आदमी एक दुखड़ा गाता है पुलिस के सामने, एक जो दुखदाई व्यक्ति होता है वो सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचता है। क्या आपको लगता है मुस्कान की ऐसी घटनाओं के बाद क्या कोई पुलिस के पास पहुंचेगा? क्या इससे बढ़िया कोई किसी अपराधी का संरक्षण प्राप्त हो तो शायद उसे लगता है कि उसका हल जल्दी निष्कर्ष निकला। बहुत ही छवि बिगाड़ने वाली ये घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लूट की वारदात है। इससे पहले भी कानपुर पुलिस की, जैसे कि मैंने अभी वानगी बताई आपको, 6 महीने के अंदर 5 की ऐसी वारदातें जो शर्मसार की, जिसमें से कई पुलिस वाले अभी तक जेल में जो छूटे भी नहीं है, उन्हें निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी सीखना चाहिए। जो और लोग इसके बाद की जो घटनाएं हुई थी, इससे पहले की जो घटनाएं थी, उनको सीखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं यूपी पुलिस में जो पुलिस की छवि को दागदार करते हैं। फिलहाल बिल्कुल सागर, जाहिर सी बात है कि जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जाता है तो उससे पहले भी पुलिस कर्मियों को आम जनता की सेवा करने की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये खाकी को शर्मसार करने वाला ही मामला है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कानपुर और लखनऊ से हमारे सहयोगी लगातार इस खबर के अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, जहां पर अब नई अपडेट ये है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो तीनों ही पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि बीती रात जब ये पूरी गिरफ्तारी हुई तो एक पुलिसकर्मी मौके का फायदा उठाकर भागने में फरार रहा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो एक और फरार पुलिसकर्मी था आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अब तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मी जेल के अंदर बंद है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।